जय हिंद स्टूडेंट्स। ये क्लास 5 है हिस्ट्री की, जिसमें वैदिक काल का पार्ट कौन सा है, ये 3 है, ठीक है ना। इसके पहले 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं वैदिक काल के, क्लियर है। उसके साहित्यिक शोध क्या है, पुरातात्विक शोध क्या है, टाइम पीरियड क्या है उसका, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, क्लियर है। आज हम कवर करेंगे क्लास 5 और वैदिक काल का पार्ट कौन सा, तीसरा, ठीक है ना। चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि ये एमपीपीएससी मेन के हिसाब से इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को हम समझने की कोशिश करेंगे। मे भी इसका एक पार्ट और बनाऊंगा मैं, जिसमें वन लाइनर फैक्ट, जो व्यापम के एग्जाम के लिए आपको काम देंगे, जिसमें वन लाइनर फैक्ट रहेंगे, तो अच्छे से आपको उसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड को देखते हैं। तो आज हम वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को हम समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लें कि 2 पार्ट में हमने इसको देखा था। एक तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना, जिसमें उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेद काल, क्लियर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों के जो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें मतलब ऋग्वैदिक काल का भी राजनीतिक जीवन और उत्तर वैदिक काल का भी राजनीतिक जीवन, दोनों को साथ में समझते चलें तो माइंड में क्लियरिटी ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल आपको दिख रहा होगा स्लाइड फर्स्ट में। तो ऋग्वेद काल का राजनीतिक जीवन और उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, इस दोनों को समझते चलते हैं तो हमको दोनों चीज़ों को याद रखने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो ऋग्वेद काल के जब राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो इसकी एक संरचना कैसी थी, कबीलाई संरचना थी, ठीक है ना। एक कबीलाई संरचना इन द सेंस कि मतलब स्थायित्व पना नहीं आया था इसमें, ठीक है ना, स्थायित्व पता नहीं आया था। और संरचना कैसी थी, एक नगरीय ना होके कबीलाई संरचना थी दोनों तरफ, ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में भी, उत्तर वैदिक काल के प्लान। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे आगे चल के क्या आने लगा था, स्थायित्व आने लगा था, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है स्वरूप कैसा होगा इसका। स्वरूप देखिए, स्वरूप कैसा था इसका, राजतंत्रात्मक था, ठीक है ना, मतलब राजा का वर्चस्व था यहाँ पर, लेकिन उतनी शक्तियाँ नहीं थी। और राजनीतिक काल, उत्तर वैदिक काल में भी क्या था, राजतंत्रात्मक था, लेकिन यहाँ के राजा के अधिकारों के अधिकार क्षेत्र में क्या होने लगी थी, वृद्धि होने लगी थी। हम समझेंगे कि कैसे वृद्धि होने लगी थी, क्या क्या चीज़ें होने लगी थी, ठीक है। कैसा था, वंशानुगत था भैया कि राजा के बाद राजा, लेकिन राजा को हटाया भी जा सकता था, ठीक है ना। दोनों जगह क्या था, ये वंशानुगत था, ठीक है। उसके बाद नियमित कर की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्लियर है। यहाँ पर स्वेच्छा से कर दिया जाता था, जिसे क्या कहते थे, बलि कहते थे, है ना। नियमित कर की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि भैया कुछ देना चाहिए, पशु भेंट देना चाहिए, कुछ अनाज भेंट देना चाहिए, तो वो दिया जाता था किस रूप में, बलि के फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर क्या आने लगा था, कर आने लगा था, ठीक है ना। 1/16 यहाँ पर कर देना पड़ता था, क्लियर है। ये क्या हो गया था, नियमित कर हो गया था राजा के लिए, ठीक है। और राजा के पास कर जाने लगेगा तो उसका पैसे जमा होने लगेंगे, तो फिर वर्चस्व उसका क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ राजनीतिक जीवन में देखते हैं तो यहाँ पे सभा है, समिति है, विधत है, परिषद है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। ये सभी राजा पे क्या लगाती थी, अंकुश लगाने का काम करती थी। जैसे सभा आज की आधुनिक क्या, राज्यसभा। समिति आज की आधुनिक क्या, लोकसभा। विधत सबसे प्राचीन संस्था थी और एक परिषद थी ना, ये आम जन लोगों की, आम जन लोग का था, तो उसे क्या कहते थे, परिषद कहते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि राजा पर यहाँ पर क्या था, अंकुश था। सभा, समिति, विधत और क्या, परिषद, 4 प्रकार की चीजें थी यहाँ पर। सभा में उच्च वर्ग के लोग होते थे, इसलिए इसे किसका कंपैरिजन कर दिया, आज की राज्यसभा से। समिति में उससे लो, तो उसमें क्या, लोकसभा। विधत सबसे प्राचीन संस्था थी, परिषद आम लोगों की एक संस्था थी, ठीक है ना। विधत का नामो निशान मिट गया था किसमें, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में विधत का नामो निशान पूरी तरह से मिट गया था, केवल सभा और समिति बची थी। क्या बची थी, केवल सभा और समिति, जिसका उल्लेख आपको किसमें मिलेगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की क्या बोला गया है, 2 पुत्रियां बोला गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं तो इसके प्रशासनिक इकाई को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे प्रशासनिक इकाई को देखें आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इकाई क्या थी, जन, उसके बाद विश्व, उसके बाद ग्राम, उसके बाद क्या, कुल, ठीक है ना। जन के जो अधिकारी है वो है मतलब राजा ही होता था, जिसे जनस्य गोपा कहा जाता था, गोपति भी कहा जाता था, क्लियर है। विश्व का जो अधिकारी होता था वो विश्वपति कहलाता था। ग्राम का ग्रामपति या ग्रामीण, ठीक है ना। कुल का कुलपति, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद काल का राजनीतिक जीवन या प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो जन की थी, और सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल की थी, ठीक है ना। उसके बाद देखें, ये 3 तो एज इट इज रहेंगे उत्तर वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पर जो जन है वो क्या बन जाएगा, जनपद।
मतलब 2 जन मिलकर क्या बन जाएंगी, एक बड़ी जनपद। क्षेत्र विस्तार की बात यहाँ पर जाएगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, जन है, और उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, जनपद। क्लियर है, आई इतनी बात समझ में, ठीक है ना। तो इसको कंपैरिजन करते चलिए आप, तो ये याद रखना और आंसर राइटिंग में आपको ये मदद देगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन, है ना। आप वीडियो 2-3 बार देखिए, पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक है ना, अगर पढ़ रहे हैं तो। बाकी डजंट मैटर, जो उसको पढ़ना है वो पढ़ ही लेगा। उसके बाद जब मैं प्रशासन की बात करता हूँ, तो प्रशासन में हमने अभी देखा कि जन, विश, ग्राम, जनपद, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये तो जनरल सी बात है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो जन का 275 बार, विश का 170 बार, और ग्राम का कितनी बार किया गया है, 13 बार। देखिए प्रमुख यहाँ पर कौन होता था, राजा, और राजा की सहायता के लिए कौन होता था, पुरोहित होते थे, सेनापति होता था, विशपति होता था, है ना। अब देखिए जो ऋग्वेद काल है, यहाँ पर न्याय व्यवस्था पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। न्याय व्यवस्था पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। यहाँ पर क्या, मृत्युदंड नहीं मिलता था, ठीक है ना। अगर आप गलती करते हो तो आपसे क्या ली जाएगी, दान में गाय ली जाएगी, ठीक है ना। देखिए वेद, बदला चुकाने की प्रथा का प्रचलन था। एक व्यक्ति को शतदाय कहा जाता था क्योंकि उसके जान की कीमत कितनी होती थी, 100 गाय होती थी, ठीक है ना। भैया अगर आपको मृत्युदंड नहीं चाहिए तो आप क्या करो, 100 गायें क्या करो, गिफ्ट करो, ठीक है ना। गाय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है ऋग्वेद काल में, ठीक है ना, इसे याद रखना होगा, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था इस तरह से थी। कोई बड़े अधिकारी का यहाँ पर उल्लेख हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना, और कोई बड़ी सेना का उल्लेख भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। वहाँ के आम जन, जैसे मान लो युद्ध हो रहा है, ठीक है ना, अगर युद्ध हो रहा है तो वहीं के जवान लोगों को इकट्ठा करके क्या बना दी जाती थी, एक सेना बनाई जाती थी, उसे क्या जाता था, मिलिशिया कहा जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब अगर कोई युद्ध की बात आ रही, और युद्ध किसके लिए होंगे, गाय के लिए, है ना। क्षेत्र के लिए युद्ध नहीं, किसके लिए युद्ध होंगे, गाय के लिए। गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी, कौन से, ऋग्वेद काल में, ठीक है ना। आगे चल के यही युद्ध किस में बदल जाएंगे, क्षेत्र में। क्षेत्र का अधिकार होगा, जब भी तो क्षेत्र क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, जनपद में कन्वर्ट, है ना। आगे चल के यही जनपद और जनपद मिलके क्या बन जाएंगी, महाजनपद बन जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर युद्ध होता है तो वहीं के जवानों को इकट्ठा करके क्या कर दी जाती है, एक सेना बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, मिलिशिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अधिकारी भी कुछ ठीक कम ही मिलेंगे, पुरोहित, सेनापति, विशपति, लेकिन जो प्रशासन इकाई रहेगी कब, उत्तर वैदिक काल की, तो वहाँ पर अधिकारियों की संख्या क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है ना। 12 रत्न का उल्लेख आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए पुरोहित, युवराज, सेनानी, ग्रामीण, महिष, सूत, क्षत्रिय, है ना। इस तरह से 12, ये आप देख लेना, इन्हें याद करना पड़ेगा, मतलब इसको बार बार ऐसा देखते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट पुरोहित, युवराज, सेनानी, है ना, कई बार आ जाता है एग्जाम में। वैसे मेंस में अगर आपको याद नहीं भी रहेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से 12 रत्न होते थे, ठीक है। बस उनके नाम नहीं भी लिखेंगे तो आप जनरल 1-2 लिख के इसे क्या पढ़ सकते हैं आगे। मान लीजिए प्रशासनिक इकाई और राजनीतिक, क्या क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक जीवन के बारे में वर्णन करिए, किस समय का, वैदिक काल का। तो दोनों को मिलाकर आप अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक जीवन हमने देखा है उसका, है ना, किस तरह से ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में ये क्या था, डिफरेंस था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि राजा के अधिकारों में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। हम इसका जब धार्मिक जीवन पढ़ेंगे तो धार्मिक जीवन में हम देखेंगे कि धार्मिक जीवन में कैसे यज्ञों की संख्या, मतलब बड़े बड़े यज्ञ कराने लगे, ठीक है ना, और अपनी शक्ति को क्या करके दिखाने लगे, बड़ा करके दिखाने लगे, ठीक है ना। इसलिए राजा के अधिकारों में क्या होने लगी है, वृद्धि होने लगी है, ठीक है। देखिए आप इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो पूर्व में जो राजा है वो क्या कहलाता था, सम्राट। पश्चिम का क्या कहलाता था, स्वराष्ट्र। उत्तर का क्या कहलाता था, विराट। मध्य का क्या कहलाता था, राजा। दक्षिण के क्या कहलाते थे, भोज। और चारों दिशाओं को जो जीत लेता था वो कहलाता था एकराट। और एकराट कौन थे सबसे पहले, ये थे महापद्मल, ठीक है ना, ये याद रखना। तो जो पूर्व में जैसे देख लीजिए, है ना, पूर्व का राजा क्या कहलाएगा, सम्राट। देखो अब जैसे भारत को देखते हैं हम, तो अगर इस तरह से भारत को रख लेते हैं और ऐसा प्लस का साइन देखते हैं तो पूर्व में सम्राट अशोक आपको मिलेंगे, ठीक है ना। उत्तर में क्या मिलते हैं, विराट, है ना। उसके बाद फिर पश्चिम में आपको कौन मिलेंगे, स्वराष्ट्र, ठीक है। मध्य में क्या मिलेगा, राजा। दक्षिण में क्या, भोज। और इन जो चारों दिशाओं को जीत लेगा वो कहलाएगा एकराट, है ना। तो पहले एकराट कौन थे, महापद्मल, ठीक है।
आगे देखते हैं इनके आर्थिक जीवन की बात करते हैं ना, ठीक है। मैं पहले बोल रहा था वीडियो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर राइटिंग की जहाँ बात आएगी और उसको एक्सप्लेनेशन की जहाँ बात आएगी, थोड़ा सा वीडियो क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, ठीक है ना। तो धैर्य बनाए रखें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब आर्थिक जीवन की बात करता हूँ, तो दोनों के आर्थिक जीवन में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ठीक है ना। ऋग्वेद काल का आर्थिक जीवन ज़्यादा ना होते हुए उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होते जाएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा था कि ऋग्वेद काल में कबीलाई संरचना थी, ठीक है ना। अब कबीलाई संरचना क्या होती रहती है, घूमते फिरते रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका महत्व ज़्यादा रहेगा, पशुपालन का, ठीक है ना। देखिए, ऋग्वेद काल आर्यों का आरंभिक जीवन अस्थायी था, उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा किसका अधिक महत्व था, पशुपालन का, ठीक है। किसका अधिक महत्व, पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक कालों में क्या आ गया था, अधिक स्थायित्वपना आ गया था, है ना, ठहराव आ गया था, ये लेकिन स्थायित्वपना आ गया था। और क्या हो गया था, तो भैया ये रुकने लगे थे एक जगह, ठीक है ना। और यहाँ पर किसका महत्व बढ़ा, कृषि का महत्व बढ़ा। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ये देखिए 1000 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा एटा जिला से प्राप्त क्या हुए हैं, लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। देखो 1500 से 1000 किसका टाइम पीरियड था, ऋग्वेद काल का, और 1000 से किसका टाइम पीरियड आ गया था, उत्तर वैदिक काल का। तो हम ये कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो किसका इस्तेमाल करने लगे थे, लोहे का। अब लोहे से कटाई अच्छी हो रही थी, तो कृषि क्या होने लगेगी, उन्नत अवस्था में आने लगेगी, ठीक है ना। तो ऋग्वेद काल में पशुपालन का अधिक महत्व था और उत्तर वैदिक काल में किसका महत्व बढ़ने लगा था, कृषि का महत्व बढ़ने लगा था। देखिए, पशुपालन में दुधारू पशु का चारण इनकी आजीविका का क्या था, प्रमुख साधन था, ठीक है। उसके बाद कृषि की बात करते हैं, तो कृषि में ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन किया गया। ये याद वाल करने वाली चीज़ें, आप कहीं फैक्चुअल चीज़ें आपको याद ना रहें तो आप बीच में इसको, अगर आप आंसर कुछ याद नहीं रख पा रहे हैं, अगर एक दो फैक्ट आप डालते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे ऋग्वेद के चौथे मंडल में किसका वर्णन है, कृषि का, ठीक है ना। सबसे पहले कृषि का वर्णन आपको किस में मिलेगा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलेगा आपको, कृषि का, ठीक है ना। इसके शतपथ ब्राह्मण में इसकी समस्त प्रक्रियाओं को भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और ऋग्वेद में कौन सा, केवल यव नामक अनाज का उल्लेख मिलता है, लेकिन यही अनाजों की संख्या कहाँ बढ़ जाएगी, उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि कृषि यहाँ पर अच्छी कंडीशन में होने लगेगी। जौ, चावल, गेहूँ, गन्ना, सरसों आदि का क्या होने लगेगा, उत्पादन होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब व्यापार की बात करूंगा, तो व्यापार यहाँ पर थोड़ी कम कंडीशन में रहेगा, कहाँ, ऋग्वेद काल में सीमित व्यापार होगा यहाँ पर, ठीक है ना। समाज का एक वर्ग जो व्यापार करेगा उसे क्या कहेंगे, पाणी, ठीक है, क्या कहेंगे उसे, पाणी, ठीक है ना। लेकिन वहीं जो व्यापार का वर्चस्व है वो उत्तर वैदिक काल में भी क्या होने लगता है, थोड़ा सा बढ़ने लगता है ना। स्वर्णकार, मणिकार, चर्मकार आदि का उल्लेख मिलता है। क्या बड़े बड़े, मतलब बहुत सारे यहाँ पर क्या होने लगते हैं, लोग काम करने लगते हैं ना। जैसे स्वर्णकार का काम, मणिकार का, चर्मकार का, कुंभकार का। देखिए कुंभकार का यहाँ पे सबसे क्या था, प्रमुख, है ना, प्रमुख व्यवसाय किसका था, कुंभकार। बर्तन, चित्रित, धूसर, मृदभांड, ठीक है ना। इस समय कौन सा मृदभांड, चित्रित, धूसर, मृदभांड यहाँ पर क्या हो रहे थे, बन रहे थे, ठीक है ना। जो चीज़ मैं PDF में नहीं लिख पाता हूँ वो जब आप वीडियो में सुन लें, उसको याद रखें, अगर हो सका तो नोट कर लें, हो सके तो, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है कितना आपको याद रखना है, कितना याद नहीं रखना है, क्लियर है। तो आर्थिक जीवन देखेंगे, ऋग्वेद काल का जीवन अस्थायी, तो क्या है यहाँ पे, क्या चल रहा है, पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में क्या आने लगा है, कृषि। और कृषि का इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई यहाँ पे किसका इस्तेमाल होने लगा है, लोहे का, ठीक है ना। अब मैंने इसकी पहले वाली स्लाइड में जब आपको भौगोलिक विस्तार बताया था, तो भौगोलिक विस्तार ऋग्वेद काल का क्या था, थोड़ा छोटा था, और उत्तर वैदिक काल का क्या हो गया था, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी, जंगल कटने लगे थे और लोग क्या होने लगे थे, आगे की ओर बढ़ने लगे थे, ठीक है। तो ये आर्थिक जीवन हो गया। आर्थिक जीवन की हम बाद में इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए। आर्थिक जीवन में कौन कौन सा भैया, तांबा, सोना, इससे परिचित हो गए थे। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता, मैंने आपको बताया लोहे का उल्लेख कहाँ पर आया था, 1000 में जो हमको प्राचीनतम साक्ष्य मिला था, कहाँ पर, अतरंजी खेड़ा, कौन सा जिला, एटा में, ठीक है ना। उद्योग यहाँ पर क्या थे भैया, जो घरेलू उद्योग, घरेलू जरूरतों की पूर्ति हेतु, ठीक है ना, जो बढ़ाई धूकर अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जो कि बिल्कुल घर में लगी रहे काम, जैसे कि घर, मिट्टी का काम, ये उद्योग, वस्त्र, है ना, ये सारे। लेकिन यहाँ पर क्या होने लगे थे, उद्योग धंधे क्या होने थे, बढ़ने लगे थे। थोड़ा सा यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में ध्यान दीजिएगा, नगर, है ना, नगर है, लेकिन ये आद्य नगर स्थल है, ठीक है ना। कौन कौन से, हस्तिनापुर और कौशाम्बी, ठीक है ना, इनका उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में। तैत्रीय अरण्यक, मैंने एक टेबल बताया था आपको, ये याद, कमेंट बॉक्स में बताइए तैत्रीय अरण्यक कहाँ काय का है, ठीक है। तैत्रीय अरण्यक में किसका उल्लेख मिलता है, हस्तिनापुर और कौशाम्बी का, ठीक है ना, जिन्हें क्या कहा गया है, आद्य नगर स्थल कहा जाता है,
ठीक है ना। यहीं से क्या हो गया, आद्य नगर स्थल धीरे धीरे उन्नति करके क्या बन गया, नगरीय स्थल। इसलिए 600 ईसा पूर्व में भारत में कौन सा दौर आता है, द्वितीय नगरीय क्रांति, ठीक है ना। एक नगरीय क्रांति प्रकट की हमने किसमें, एक नगरीय क्रांति प्रकट की हमने किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में, और उसके बाद हम कब पढ़ेंगे, 600 ईसा पूर्व से पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब वहाँ पे क्या आने लगेगी, महाजनपदें आने लगेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये दो चीज़ें हो गई, राजनीतिक जीवन और इनका कौन सा जीवन, आर्थिक जीवन, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके सामाजिक जीवन की बात करते हैं। सामाजिक जीवन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा समाज था, मात्र सत्तात्मक, लेकिन यहाँ पर पुरुष प्रधान होने लगा था, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो गया था, ये पुरुष प्रधान हो गया था। देखिए ऋग्वेद काल का समाज, ऋग्वेद काल का समाज कैसा हो गया था, पितृ सत्तात्मक, किसका नियंत्रण हो गया था, पुरुष मुखिया का, ठीक है ना। यहाँ पर एक विशेषता है संयुक्त परिवार की। देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है और अगर यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है तो एज इट इज कंडीशन सेम जगह चल रही थी, ठीक है ना। जो चेंज हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, बार बार इसे रिपीट ना करते हुए आप ध्यान रखना कि यहाँ जो चीज़ें मैंने लिखी है और अगर यहाँ नहीं लिखी है तो वो सेम चल रही थी, लेकिन जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वर्ण व्यवस्था। देखो मैंने आपको बताया था जब हमने ऋग्वेद पढ़ा था तो उसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पुरुष को कितने भाग में डिवाइड कर दिया था, 4 भाग में, ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में प्रचलित तो थी, लेकिन इसका आधार क्या था, कर्म, है ना। जन्म के आधार पर यहाँ पर निर्धारण नहीं हुआ था, ये देखिए लिखा हुआ है, जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित थी, किसमें, कर्म पर आधारित थी, ठीक है ना। लेकिन वर्ण व्यवस्था यहाँ पर क्या होने लगी थी, थोड़ी कठोर होने लगी थी। देखिए यहाँ पर भी 4 वर्ण थे, 4 वर्ण तो यहीं से आ गए थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ था। सूत्र काल में ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद आने वाले टाइम पीरियड, सूत्र काल जो रहेगा थोड़ा सा टाइम पीरियड सूत्र काल का, उसमें ये व्यवस्थाएं क्या होने लगेंगी, कठोर। भैया ब्राह्मण तो ब्राह्मण, वैश्य तो वैश्य, क्षत्रिय तो क्षत्रिय, शूद्र शूद्र, जो आज तक चला आ रहा है, ठीक है ना। तो उतनी कठोर व्यवस्था यहाँ पर भी नहीं थी, कहाँ था, उत्तर वैदिक काल में, लेकिन इसमें कठोरता क्या होने लगी थी, आने लगी थी, ठीक है। उसके बाद जब बात करेंगे हम स्त्रियों की, स्त्रियों की दशा यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा प्रचलन थी, बाल विवाह, दहेज प्रथा के हमको कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो स्त्रियों की स्थिति वो थी, वो क्या थी, वो अच्छी थी, ठीक है ना। विवाह को क्या माना जाता था, एक पवित्र, ये देखिए विवाह पवित्र संस्कार माना जाता था। कितने प्रकार के विवाह, 2 प्रकार के। यहाँ पर विवाह बहुत सारे हो जाएंगे, गंधर्व विवाह, लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कौन से, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में क्या होता है, पुत्र जो रहता है, मतलब जो लड़का रहता है वो उच्च वर्ण का रहता है, जो महिला रहती है वो नीच वर्ण की रहती है, ठीक है ना। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, जो महिला होती है वो ऊंचे वर्ग की होती है और जो पुरुष होता है वो क्या होता है, निचले वर्ग का होता है, ठीक है ना। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह यहाँ पर क्या थे, प्रचलित थे, ठीक है। उसके बाद जब उनके समाज के जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पे विवाह की संख्या बढ़ जाएगी, है ना, यहाँ पे विवाह की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आर्य क्या थे, मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, है ना। मांसाहार भी खाते थे, शाकाहार भी खाते थे, ठीक है ना। देखिए वस्त्र को थोड़ा सा देख लीजिए, वस्त्र दोनों एज इट इज चलते रहेंगे। एक तो नीवी, वास और अधिवास। जो नीवी है वो नीचे पहना जाने वाला वस्त्र है, वास मध्य में पहने जाने वाला और अधिवास ऊपर, शॉल जैसा कुछ ढकने के लिए शरीर को, है ना। तो वस्त्र, नीवी, वास, अधिवास, ठीक है ना। ऋग्वेद काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी, ऋग्वेद काल में दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, है ना। अगर हम बोलेंगे कि भैया बहुत कठोर रूप से तो नहीं, है ना। इन्हें केवल घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, ना कि कृषि कार्यों में, ठीक है ना। मतलब घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, कृषि कार्यों में इन्हें नहीं लगाया जाता था। मतलब दास प्रथा विद्यमान तो थी लेकिन उतनी कठोर नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका कंपैरिजन हम उत्तर वैदिक काल से करते हैं तो जो ऊपर की चीज़ें वो तो एज इट इज है। वर्ण व्यवस्था में क्या आने लगी, थोड़ी सी कठोरता आने लगी थी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आश्रम, है ना, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर आश्रम की बातें हो गई थी, है ना। यहाँ पे 3 प्रकार के आश्रम प्रचलित हो गए थे, वैसे तो 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख इसमें मिलता है आपको जाबालो उपनिषद से, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्या है, ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक आप क्या रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन, और वानप्रस्थ मतलब वनों में चले जाएंगे 50 से 75, ठीक है ना। ऐसा ड्यूरेशन को बांट दिया था, है ना। इतने साल जीते थे पहले व्यक्ति, अभी तो अगर इसे हम बांटना चाहें तो खैर जाने दो, ठीक है। उसके बाद गोत्र प्रथा, है ना। गोत्र शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसमें किया गया था, ऋग्वेद काल में। किसमें किया गया था, ऋग्वेद काल में। लेकिन ये प्रचलित कब से हुई, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गोत्र वक्त सबसे पहले कब यूज़ किया गया था, तो ऋग्वेद काल में। लेकिन ये
यूज में कब आने लगा था? तो उत्तर वैदिक काल में। गोत्र मतलब अपना धर्म, आप बोलते हैं पंडित जी पूजा कराते समय गोत्र का नाम लो ये लो, ठीक है ना, तो इसे थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद इनकी धार्मिक स्थिति की बात करते हैं, ठीक है ना। धार्मिक स्थिति को देखेंगे कि ऋग्वेद काल में जो धार्मिक स्थितियाँ चल रही थी वो उतनी जोर शोर से नहीं चल रही थी, ना तो कर्मकांडी व्यवस्था थी, ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पे पैसा खर्च किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सारी चीज़ें बदल गई, है ना। जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी, क्षत्रिय और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ने लगा, तो क्या होने लगी, यहाँ पर दिक्कतें पैदा होने लगी, ठीक है। देखिए इसे पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हैं। साधारण तथा आडंबर रहित कर्मकांड रहित धर्म था यहाँ पर, ठीक है ना। कर्मकांड मतलब वही पूजा पाठ यज्ञ, ठीक है। देवताओं का मानवीकरण किया गया था, प्रकृति का दैवीकरण किया गया था। प्रकृति के देवता इंद्र, ठीक है ना, अग्नि, है ना, ये देखेंगे हम सारा। देखिए धर्म में पुरुष देवताओं की क्या थी, प्रधानता थी, ठीक है। ऋग्वेद काल में इंद्रदेव, अग्निदेव ये क्या थे, पूजनीय देव थे, है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो आपके भगवान रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे। ऋग्वेद काल में पूजनीय देवता सबसे टॉप पर कौन आएंगे, इंद्र आएंगे, और उत्तर वैदिक काल में कौन हो जाएंगे, प्रजापति हो जाएंगे। क्लियर है। ये देखिए आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि ऋग्वेद काल में सूक्तियाँ कितनी थी, ठीक है ना, सूक्तियाँ कितनी थी। इंद्र को कितनी सूक्तियाँ समर्पित हैं, 250, अग्नि को 200, है ना। इसमें कई देवताओं के नाम मिलते हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम देवता, है ना, मित्र, ये सब नाम आप याद कर लीजिए। ये देवताओं के नाम है कौन से काल के, ऋग्वैदिक काल के, ठीक है ना। तो सिंपल से हम बात करते हैं कि ऋग्वेद काल में कर्मकांड रहित पूजा होती थी, ठीक है ना उस पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था, ठीक है ना। दैवीकरण कर दिया गया था, पुरुष देवताओं की क्या थी, प्रधानता थी। इंद्र और अग्निदेव यहाँ पे क्या थे, पूजनीय थे, ठीक है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में परिस्थिति क्या होने लगी, चेंज होने लगी। यहाँ पर देवता क्या हो गए इनके प्रमुख, प्रजापति। ये देखिए ऋग्वेद काल में 2 प्रमुख देवता थे, इंद्र और अग्नि, लेकिन इन्हें पहले जैसा स्थान ना प्राप्त होकर क्या हो गया, यहाँ पे प्रजापति यहाँ पे क्या हो गए, प्रमुख देवता हो गए, ठीक है। पूषण देवता किसके देवता थे, शूद्रों के देवता थे, ठीक है ना। यज्ञों में बड़ी मात्रा में कर्मकांड एवं बड़ा एवं मंत्रों के शुद्ध उच्चारणों पर बल दिया गया। यज्ञों में बड़ी मात्रा में पशु बलि दी जाने लगी। यहाँ पशु बलि ना के बराबर दी जाती थी, यहाँ पे क्या होने लगा, पशुपालन में बलि दी जाने लगी, ठीक है। यहाँ पे पशुपालन में कम बलि दी जाती थी। देखो आप चीज़ों को समझें, पुरुष सूक्त यहाँ पर उतना ज़्यादा, मतलब वर्ण व्यवस्था यहाँ उतनी ज़्यादा प्रचलित थी यहाँ, लेकिन क्या होने लगी, कठोरता। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या, शूद्र, ठीक है। यहाँ पर युद्ध जो होते थे किसके लिए होते थे, गाय के लिए होते थे। यहाँ किसके लिए हो रहे हैं, क्षेत्र के लिए, है ना। जब भी तो अपना जन, एक जन का कोई राजा, ये एक जन का कोई राजा, ठीक है ना, जिससे आप जनस्य गोपा कह रहे हैं, ये दूसरे जन का राजा, ठीक है ना। ये अपने जन में खुश थे, ठीक है ना, गायों के लिए युद्ध करते थे, यही अंडरस्टैंडिंग मैटर था, ठीक है ना। लेकिन अब ये जनस्य गोपा इसके क्षेत्र पर अधिकार करने लगे, तो क्या हो गया, इनका क्षेत्र वृद्धि होने लगी, ठीक है। अब क्षेत्र वृद्धि होने लगी तो इसकी शक्तियों में भी क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। अब युद्ध लगभग कौन कर रहे हैं, क्षत्रिय कर रहे हैं। अब क्षत्रिय अगर युद्ध कर रहे हैं तो पूजा किससे करवा रहे हैं, ब्राह्मणों से करवा रहे हैं। किसका वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का, ठीक है ना। किसका वर्चस्व गिरता जा रहा है, व्यापारी वर्ग और वैश्य वर्ग और शूद्र। वैश्य मतलब व्यापारी, ठीक है ना, इनका वर्चस्व क्या होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, अब इनकी कंडीशन क्या हो रही है, थोड़ी सी गिर रही है। इनकी कंडीशन को उठाने के लिए आगे इतिहास में थोड़ा सा चेंज आता है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर कौन दे रहा है, केवल वैश्य वर्ग दे रहा है। तो ये दोनों जो वर्ग हैं क्या हो रहे हैं, दब रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में स्थिति क्या होने लगती है, खराब होने लगती है, पशु बलि बढ़ जाती है ना। इन्हीं पशु बलियों को रोकने के लिए क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि पशु बलि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, हर पशु से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थितियों में क्या आने लगा था, थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा था। यहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ होने लगे थे, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, है ना। आगे यज्ञों के नाम दिए हैं मैंने कि वो यज्ञों के नाम भी आप याद रखें। अलग अलग फिलोसॉफीज आ गई थी, ठीक है ना, दर्शन आ गए थे। दर्शन मतलब क्या होता है, फिलोसॉफी होता है, ठीक है। तो ये इनका क्या हो गया था, धार्मिक जीवन। देखिए प्रमुख यज्ञ देखते हैं, ठीक है। राजसूय यज्ञ है ना, ये राजा का राज्याभिषेक, राजा जब गद्दी पे जाकर बैठता है तो कौन सा यज्ञ करवाएगा, राजसूय यज्ञ करवाएगा, राज्याभिषेक। अश्वमेध यज्ञ, इसमें क्या हो जाता है कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, और जो राजा
उस मतलब एक राजा है, उस राजा ने अपने घोड़े को छोड़ा है और जहाँ जहाँ घूमता है वो उसका क्षेत्र है, ठीक है ना। मान लो किसी क्षेत्र में कोई दूसरा राजा उसे पकड़ लेता है, फिर उसमें क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ है ना, रथ रथ दौड़ करवाता है, ऐसे इस टाइप के यज्ञ हैं। देखो पंच महायज्ञ, इसे थोड़ा ध्यान रखना, ये घरेलू गृहस्थ जीवन के लिए। ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, भूत यज्ञ, नृतज्ञ, ये यज्ञों की भी व्याख्या मैंने आपको बताई एग्जाम के लिए। ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता। देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। पृथ्वी यज्ञ, पितरों का वर्णन, नपश्य, अतिथि संस्कार। भूत यज्ञ की बलि, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, है ना। ये आप थोड़ा सा मतलब ये देखो, ये क्या है, फैक्चुअल चीज़ें है ना। आंसर राइटिंग में आप केवल ये समझ लीजिए कि राजनीतिक जीवन, धार्मिक, आर्थिक ये जीवन थे कैसे, तो आपके पास मटेरियल तैयार होते जाएगा। लेकिन अगर ये चार्ट को आप बार बार देते रहेंगे तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें डालने को मिल जाएंगी आपको, ये कभी चेंज नहीं होने वाली, ये एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है ना। ये आप एक बार याद कर लें दिमाग में, टेबल बार बार रिवाइज करने, दिन में, हफ्ते में, महीने में, है ना, लेकिन बस रिवाइज करते रहें, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ एक टेबल मैंने आपको दिया है, टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा। दर्शन और उसके प्रवर्तक, है ना, फिलोसॉफी और उसे देने वाले। चावक, योग, पतंजलि, सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, पूर्वी मीमांस, जैमिनी, उत्तरी मीमांस, बादनारायण, वैशिक, कणाद और उलूप, ठीक है ना। इसे याद रखना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये याद करने वाली फैक्चुअल चीज़ें, यहाँ कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्लियर है। आज हमने देख लिया क्लास 5 में क्या, वैदिक काल, इनका राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, ठीक है ना, सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। ज़्यादा वास्ट वीडियो हो जाता है तो वो दिक्कत होती है इसे अपलोड करने में, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको, ठीक है ना। तो लगभग ये 3 वीडियो से आपका वैदिक काल पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्यापम का और भी कोई एग्जाम फेस कर रहे हैं, ठीक है, व्यापम के एग्जाम जो 1 लाइनर फैक्ट पूछता है कि ये क्या था, ये क्या था भैया, सारी चीज़ें हैं ना, तो उसके लिए अपन एक स्लाइड और वैदिक काल की कवर कर लेंगे और उसके बाद इसका एक क्विज देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। या फिर क्विज के साथ ही क्या कवर कर लेंगे, 1 लाइनर फैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।